नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। अपना दल एस विधानसभा सोराव की मासिक बैठक। जी हां, जिला कार्यालय सासौ गोल चौराहे पर की गई समस्त अपना दल एस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता की बैठक में सभी का यही पुकार है कि आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय बहन अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। प्रयागराज के मऊ आइमा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार अनुप्रिया पटेल जी कर रही हैं, और आज इस सांसद कार्यालय के माध्यम से आप अपना दल की तरफ से लोगों को क्या बातें बताएंगे जिससे कि लोग अधिक से अधिक अपना दल में जुड़ें? मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अपना दल यस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा हम सबकी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जिस तरीके से संगठन में सर्व समाज के लोगों को स्थान दिया है और जिस तरीके से अपना दल यस का कारवा बढ़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से जान लीजिए कि आने वाला 2022 होगा वह उसकी नेता हम सब की नेता बहन अनुप्रिया पटेल निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनेगी, बगैर उनके सरकार बनने वाली नहीं है। अब इस समय पार्टी में कौन से पद पे हैं? जिस तरीके से कहा जाता है 2014 से लेकर आज तक भाजपा से गठबंधन है, और भाजपा जो है कि आप लोगों को कितना सम्मान देती है, आरक्षण पे लगातार कुठाराघात कर रही है। आप इस पर क्या चर्चा करना चाहते हैं? आपकी पार्टी इस पर क्या चर्चा करना चाहती है? बिल्कुल, आप जानते भी होंगे, पूरी जनता भी जानती है कि जिस तरीके हमारी नेता सड़क से लेकर के सांसद तक आरक्षण के मुद्दे पर सरकार में होते हुए फिर भी अपनी बात को पूरे मजबूती से रखने का काम कर रही है। भले बड़ा भाई होने के नाते भाजपा हमारी बात को अनदेखी कर रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जनता अनुप्रिया पटेल के साथ होगी और इसका करारा जवाब देगी। क्या आने वाले समय में 2022 के चुनाव में भाजपा और अपना दल गठबंधन रहेगा? ये सब तो है, ये समय बताएगा। अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो अगर हमारी बातों का सम्मान नहीं किया तो हम आप साथ कैसे रह सकते हैं? तो सम्मान करना होगा जी। लोग विराजमान है इसमें। हम प्रीतम पटेल जी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपना दल पार्टी की ओर से ये लोगों के बारे में क्या बताना चाहते हैं जिससे कि पार्टी में अधिक से अधिक लोग आएं और पार्टी को सक्रिय बनाएं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का एजेंडा है कि 12 तारीख की प्रत्येक मास की 12 तारीख को प्रत्येक जनपद में बैठक होती है। ये जिले की मासिक बैठक होती है। इसी तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में इसी तरीके की बैठक हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होता है संगठन पर विस्तार करना, संगठन को किस तरीके से बूथ स्तर तक ले जाया जाए। और आज आपको देखकर लग रहा होगा इतनी अच्छी संख्या में कि जिला कमेटी के लोग और हमारे विधानसभा कमेटी के लोग किस तरीके से सक्रिय हैं। हमारा मेन उद्देश्य है बूथ स्तर तक पहुंचने का। जी, जैसे बूथ स्तर तक आप पहुंचेंगे, उसके बाद आपका मेन उद्देश्य क्या, मेन टारगेट क्या है आपका इस समय? हमारा मेन उद्देश्य 2022 है। जिस तरीके से हम लोग जो है अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि 2022 में प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर हम लोग सक्रिय हो जाए और अब कोई भी चुनाव आए तो बिना हम लोगों के जिस तरीके से भाजपा इस समय सरकार जो है कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का कुठाराघात कर रही है, आप उस पर क्या चर्चा करना चाहते हैं? उस पर भी आप कुछ बताइए। ये बात तो सही है कि एससी और ओबीसी को तमाम तरीके से संविदा के माध्यम से या अन्य भी जो बैकडोर की वैकेंसियाँ हो रही हैं उस पर ओबीसी और एससी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबकी नेता माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर इस बात को उठाया और उनके इस मुद्दे को ओबीसी और एससी के मुद्दे को उठाने के बाद भी आज विश्वविद्यालय में आरक्षण की व्यवस्था की गई और जो संविदा पे वैकेंसी निकाली जा रही है उसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष सिंह पटेल जी एमएलसी जी साहब ने विधानसभा में भी बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई थी। और उस आवाज़ के उठाने के बाद आज जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या बैकडोर से जो वैकेंसियाँ निकाली जा रहे हैं उसमें ओबीसी और दलितों को आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। जमीनी विवाद के कारण हुआ। जी हां, आजमगढ़ के पहलना बाजार में विजय कुमार यादव उर्फ मुन्ना के मीठे की दुकान में आग लगाई गई। बताया जा रहा है कि आग लगाने वाले का नाम वैभव सिंह है। बताया जा रहा है कि यह जमीनी विवाद के कारण हुआ है। आजमगढ़ के देवगांव से हमारे संवाददाता अजय की रिपोर्ट। मैं विजय कुमार यादव जी, उर्फ मुन्ना यादव जी, नाम हवलदार यादव जी। हमारा मकान जिगनी है। ये जमीन मैंने लिखाया था जी, और ये जमीन लिखाए 2 साल लगभग हो गया जी। और ये जो जिसकी जमीन लिखाया था सरोज सिंह जी, उनका लड़का वैभव सिंह उर्फ गोल्डन सिंह जी, वो इस मड़ई में आज आग लगा दी जी। और उस समय मैं जौनपुर था जी। और यहाँ पर मैं आया तो मतलब में यहाँ हमको पता लगा कि दरोगा साहब उनको पकड़ के लेके गए हैं जी। और यहाँ पर जेसीबी मशीन भी आई थी। और एफआईआर करवाए हैं आप उन लोग के खिलाफ? तो मैं आके यहाँ आगे बताना चालू किए हैं। जी। निकलेंगे तो चौकी पर जाऊँगा।
मतलब कितने बजे लगी थी आग? आग यहाँ लोग बता रहे हैं कि 1 से 1:30 बजे के बीच में लगी थी। कोई बुताने वाला नहीं था? बुताने वाला भी यहाँ के लोग ही बता सकते हैं सर। और मैं आया तो फायर ब्रिगेड यहाँ था और पानी से बुता रहे थे और 3-4 साहब भी थे जी। जब फायर ब्रिगेड गया तो उसके बाद जेसीबी मशीन आ गई जी इसको गिराने के लिए। तो मैं बोला कि मेरा जो नुकसान हो रहा हो तो हो ही रहा है, जी अभी तो इसको रहने दीजिए, फायर ब्रिगेड आ रहा है। जी। तो हमको शक है कि हमारी दुकान गिरा भी जा सकती है। जी। हाँ, ये साजिशन कौन जेसीबी मंगाया था? अब जेसीबी तो दरोगा साहब साथ में भी आए थे। अब कौन मंगाया था अब तो ये हमको नहीं मालूम सर। धन्यवाद। होली की खुशियों में झूमे लोग। जी हाँ, रंगों का पर्व होली क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। होली की खुशियों में झूमे लोग। रंगों के त्योहार होली में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और गले मिलकर बधाइयां दी। इसी के उपलक्ष्य में समाज सेवी पंकज कुमार कंठपाल जी ने बताया कि यह पारंपरिक होली है, यह रंगीन होली हमारे समाज में बनी रहे और उन्होंने कौमी एकता की मिसाल देते हुए बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। यह मिसाल हमारे देश में कायम रहे और हम बड़ी शान से कह सके कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर होली की बधाइयां दी और आपस में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। त्योहार है और भगवान नरसिंह अवतार के समय इसका वर्णन आता है कि जब भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए का प्रयास किया गया तो वो होलिका, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेगी, तो होलिका की गोद में बिठा दिया गया। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से होलिका तो जल गई, लेकिन भगवान प्रहलाद जो भक्त थे वो जो कि त्यों सही सलामत रहे। तब से हम होलिका प्रज्वलन करते हैं और ये पारंपरिक त्यौहार इससे बड़े रंगों के साथ एक नई बसंत की फुहार के साथ हम लोग खेलते हैं। देखिए हमारी तरफ से तो 7 रंगों की या 10 रंगों की या 20 रंगों की जो रंगीन होली है, ये रंगीन होली हमारे समाज में बनी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सारे रंग एक सूत्र में बने, एक गुलदस्ता बने और हम बड़े शान से कह सके सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुड। अंकल अपना? पंकज कुमार कांडपाल, गदरपुर। साल में एक बार होता है दरगाह का दीदार। जी हां, उत्तराखंड के रामनगर की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित एक दरगाह है जिसका दीदार साल में सिर्फ एक बार होली के दिन होता है, जहां पर आसपास के क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश से जायरीन मजार शरीफ की जियारत करने आते हैं। तो आइए बात करते हैं इस दरगाह की। दरगाह पर जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर ऊंची नीची पहाड़ियों पर पैदल चलकर जाना पड़ता है। दूर दराज से यहाँ हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जायरीन दरगाह की जियारत करने के लिए आते हैं। दरगाह की गद्दी नसीन गुलाम साबिर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह दरगाह पानिया सोध वाले बाबा के नाम से मशहूर है और हम यहाँ लगभग 40 वर्षों से आ रहे हैं। शुरू में 15 से 20 लोग आते थे, लेकिन आज की बात की जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों व लंबा सफर है, फिर भी साल में यह होली का दिन ऐसा आता है कि यहाँ दरगाह की जियारत करने वालों का सैलाब उमड़ता है। आज हमें भी दिखाई दिया और यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। इस मजार पर सच्चे मन से दुआ की जाए तो मुराद पूरी जरूर होती है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। मोहम्मद अजीम, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रामनगर की उन ऊंची पहाड़ियों पर जहां पर एक दरगाह प्रसिद्ध है। आइए सभी लोग इसका दीदार करने के लिए 1 साल का इंतज़ार करते हैं। आइए मिलते हैं कुछ करीबियों से। जी, क्या नाम है इनका? दरगाह जो पास में पनिया शोध वाले बाबा से मशहूर है और खिदमत जो करते हैं वहीद भाई करते हैं। जी। तो आप कहाँ से हैं? जी मैं रामनगर से। आप कौन लगते हैं इनके? खिदमत गुजार है, वो मेरे बहनों ही हैं।
तो यहाँ पर इनकी कोई करामत करामत ही करामत है कि जो बाहर दुराज से इतनी पब्लिक आ रही है, तो ये करामत ही है बुजुर्गों का बुलाना, वरना जंगल के अंदर किसी को क्या पता। ये आपकी नजरे करम है जो दूर दूर से लोग खींचे चले आ रहे हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर कितने दिनों से लोग, कितने सालों से, कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ऐसा है, हमारी मौजूदगी के हालत में तो ये है कि लगभग कम से कम 40 साल हमें यहाँ आते हुए हो गए। स्टार्टिंग में जब हम कलमा शरीफ सवालात पढ़ते थे रात को और जुम्मे के दिन यहाँ आया करते थे, उसमें सिर्फ 14 या 15 लोग थे। देखिए यहाँ पर हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और इस होली वाले दिन का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर होली वाले दिन इस मज़ार पर ज़ायरीनों को आने के लिए बेसब्री से 1 साल का इंतज़ार रहता है। इसी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, फास्ट न्यूज़ इंडिया। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। जी हां, केलाखेड़ा में मचा हड़कंप। 9 माह की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। अस्पताल संचालक अस्पताल में ताला लगाकर हुआ फरार। बृहस्पतिवार को केलाखेड़ा के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के मृत्यु हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। गणेशपुर निवासी मृतिका के पति रिजवान ने बताया कि रेहान 9 माह के गर्भ से थी, जिसको प्रसव पीड़ा होने पर सुबह अस्पताल रोड स्थित सुमन क्लिनिक में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार घंटों इलाज के बाद चिकित्सकों ने रिजवान से यह कहकर कि अब तुम्हारी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, इसको यहाँ से ले जाओ। रिजवान अपनी पत्नी व परिजनों के साथ बाजपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल के डॉक्टरों ने रेहान को मृत घोषित करते हुए बताया कि इसकी मौत काफी देर पहले हो चुकी है। रिजवान अपनी पत्नी के शव को परिजनों के साथ वापस केलाखेड़ा लेकर आया तो सुमन क्लिनिक के डॉक्टर अस्पताल में ताला लगाकर फरार हो चुके थे। गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोगों को जमावड़ा लग गया। वहीं दूसरी ओर मृतक के घर में कोहराम मच गया। मृतिका के परिजनों ने बताया कि मृतिका अपने पीछे 4 बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गई है। समाचार लिखे जाने तक केलाखेड़ा थाने में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। सब केलाखेड़ा लग गया था सुमन अस्पताल, और मेरी घरवाली को बोली थी कि ये ठीक है 2 बजे तक निपट जाएगी, और उसके बाद उन्होंने वो मारी दी। आपकी पत्नी कितने महीने गर्भवती थी? 3 अल्ट्रासाउंड कराए थे इन्होंने, उसमें सब कुछ ठीक था, बताते रहे कि ठीक है ये, और फिर उसके बाद इन्होंने ऐसी करा कि भाई वो मारी गई। कब ये जानकारी आपको कब उन्होंने बताया कि वो अब जो है, मतलब उन्होंने दूसरे अस्पताल कब रेफर किया? खत्म हो गई थी वो। कहाँ पर? वही 9 महीने की थी वो। क्या कहा था इलाज के दौरान? उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है आपका मरीज। जब भी हमने पूछा, हर आज 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा पूछा हमने, वो बोले थे कि बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, ये देखते हैं 2 बजे तक, तो उसके बाद ऑपरेशन कर देंगे। अल्ट्रासाउंड देखते रहे, फिर उन्होंने फ़ोन के लिए हमें दिया कि फ़ोन लाना है। मैं गया था बाजपुर, फिर उन्होंने फ़ोन करा कि इसे ले जाओ कहीं बाहर। मैं वापस आया लौट के, तो मैंने देखा तो वो ख़त्म हो गई थी हॉस्पिटल उनके केलाखेड़ा सुमन हॉस्पिटल वाला बंद कर गए थे। वो बंद करके चले गए थे हॉस्पिटल वाले, ताला लगा के भाग गए हैं थाने गए हैं। ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।